हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, नमस्कार, जय हिंद। मैं आपका जीएस एजुकेटर रोहित कुमार स्वागत करता हूं वाईफाई स्टडी स्टूडियोज विशिष्टा पाठवन अकेडमी। तो शाम के 5 बज चुके हैं बच्चों और आप जुड़ चुके हो रोहित सर के साथ, जहां आज देखोगे साइंस में टेस्ट में बेस्ट जो होगा, आपकी तैयारी मानी जाएगी बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। ठीक है बच्चे, तो जल्दी से लिंक को कॉपी करो और शेयर कर दो अपने अपने ग्रुप में। मैं तो बोलता नहीं जल्दी, हमारे ग्रुप में शेयर कर दो तभी तो पता चले कुछ। ठीक है, चलिए चलते और देखते हैं साइंस के टेस्ट में कौन किंग होगा आज का, कौन सुपरस्टार बनेगा आज, कौन कितने मार्क्स सही लेकर आता है। क्या मेरी आवाज आ रही है? मैं दिख रहा हूं, मेरी आवाज आ रही है? अगर मैं दिख रहा हूं तो जरा थंब दिखाना सर। बिल्कुल आपकी आवाज भी आ रही है और आप प्रॉपर तरीके से देख भी रहे हो। दिख रहा बच्चे? ओके ओके, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। समझ में आ गया? चलो देखो, अब ये पॉलिटी एंड कर गया था कब? ये 21 तारीख को एंड कर गया, 21 अक्टूबर को एंड कर गया। अब इसके बदले हिस्ट्री मैंने खत्म किया, पॉलिटी खत्म किया। अब जो 24 तारीख से शुरू हो रहा है ज्योग्राफी, 24 अक्टूबर से ज्योग्राफी शुरू हो रहा है, बिल्कुल याद रखना 24 अक्टूबर से, यानी अभी भी एक दिन समय है। तो ऐसा ना हो कि लास्ट समय तक सर 40 में अब हमारा 20 मार्क्स आ रहा है, 25 मार्क्स आ रहा है, अब क्या करें? क्योंकि जब तक आप मुझे समय नहीं दोगे तब तक मैं आप पर काम कैसे करूंगा? आप मुझे टाइम दोगे तभी तो ज्वाइन करना जरूर। रेफरल कोड क्या लगाएंगे? बाबा 10 BA 10। हम अभी से ही CBT 1 CBT दोनों को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, इसके अलावा अगर आप केवल SSC की तैयारी करते हो, जहां जनरल साइंस पढ़ा रहा हूं, तो आप ये भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। जो 7 अक्टूबर से बैच हुआ था ये शुरू, और अभी ये 3 PM पे टाइमिंग इसकी है। ठीक है, चलिए आइए समझते हैं, देखते हैं। सवाल नंबर 1 कहता है टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह का क्रांति काल या परिभ्रमण समय क्या होता है? 365 दिन, 30 दिन, 24 घंटे, या कंटिन्यूअसली चेंजेज, लगातार परिवर्तन होता है, कभी 365 होता है, कभी 30 दिन होता है, कभी 24 दिन होता है, क्या होगा? सवाल नंबर 1। तो टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन फॉर अ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, भू स्थिर उपग्रह का क्रांति काल क्या होगा? तो परिभ्रमण समय होता है 24 घंटे। क्या होगा? 24 घंटे होगा, बिल्कुल याद रखना। यानी 24 घंटे में पूरा करती है, जैसे पृथ्वी सूर्य के चारों चक्कर लगाती है, वैसे ही जियो स्टेशनरी जो सैटेलाइट है वो एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है, एक चक्कर 24 घंटे में पूरा कर लेता है। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पृथ्वी के भूमध्य रेखा के ऊपर 35,785 किलोमीटर, लगभग 36,000 किलोमीटर बोला जाता है। कितने ऊपर? 36,000 किलोमीटर के ऊपर एक गोलाकार कक्षा है, जिसमें एक उपग्रह की कक्षीय अवधि पृथ्वी के घूमने की अवधि के बराबर है, 23 घंटे 56 मिनट के बराबर है, बिल्कुल याद रखना। सवाल नंबर 2, अमंग 4 हाईएस्ट वेवलेंथ इज ऑफ, निम्न 4 के बीच उच्चतम तरंगदैर्घ्य क्या होगा? रेडियो वेव्स, इंफ्रारेड, अल्ट्रावायलेट या गामा रेज? सवाल नंबर 2, निम्न 4 के बीच उच्चतम तरंगदैर्घ्य किसका है? रेडियो वेव का है, इंफ्रारेड का है, अल्ट्रावायलेट का है या गामा रेज का है? सवाल नंबर 2। तो निम्न 4 के बीच जो उच्चतम तरंगदैर्घ्य है बच्चे, वो रेडियो तरंगे का है। हाई वेवलेंथ, हाईएस्ट वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी की बात नहीं कर रहे हैं, वेवलेंथ की बात कर रहे हैं। हाईएस्ट वेवलेंथ क्या होगा? रेडियो तरंगे का। किसका? रेडियो तरंगे का। ये देखो सीक्वेंस में, तो जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है ना, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम है ना, सबसे लंबी तरंगदैर्घ्य से लेकर सबसे छोटी, रेडियो तरंगों का सबसे ज्यादा लंबी, फिर माइक्रोवेव, फिर अवरक्त, ऑप्टिकल, परावैंगनी, एक्सरे और गामा किरणें की सबसे कम। तो एक चीज याद रखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, सवाल क्या था? सवाल था उच्चतम। तो याद रखना स्मॉलेस्ट, लोवेस्ट गामा किरणें का, पेंट्रेशन पावर सबसे ज्यादा गामा किरणें का होगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, याद रहा बच्चे? सवाल नंबर 3 कई बार पढ़ा चुके, फिर से पढ़ा रहा हूं, देखो। ब्रास गेट्स डिसकलर्ड इन एयर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इन एयर, वायु में निम्नलिखित गैसों में से किसकी उपस्थिति के कारण पीतल वायु में विघटित हो जाता है? विघटित यानी कलर उसका फेड करेगा, कलर उसका खराब होगा, हरा कलर का दिखता है, ये हरा कलर का दिखेगा पीतल। तो किसके कारण? हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑक्सीजन के कारण, या नाइट्रोजन के कारण, या किसके कारण क्या होगा? तो किसकी उपस्थिति के कारण पीतल वायु में विघटित हो जाता है? हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण ऐसा होता है। किसके कारण?
हाइड्रोजन सल्फाइड के कारण, H2S के कारण। किसके कारण? जो ये एक ऐसा गैस जो सड़े हुए अंडे की गंध आती है इसमें, सड़े हुए अंडे की गंध आती है इसमें से, सड़े हुए अंडे की गंध आती है इसमें से, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि हाइड्रोजन और सल्फाइड और पीतल के मिश्रण की उपस्थिति एक प्रकार की चीज है जिसका रंग बहुत हल्का होता है। पीतल क्या है? एलुआई है ना, मिश्रण है तांबा और जस्ता का, और मिश्रण गैर तापमान होता है इसलिए यह फीका पड़ जाता है, बिल्कुल याद रखना, ठीक है। स्टेनलेस स्टील किस कारण वश जंग रोधी है? यानी स्टेनलेस स्टील जो है वो किस कारण उसमें जंग नहीं लगता है? किस कारण उसमें जंग नहीं लगता है? सवाल नंबर 4, जल्दी। तो स्टेनलेस स्टील किस कारण जंग रोधी है, किस कारण वश जंग नहीं लगता है? क्रोमियम। क्या होगा? क्रोमियम। क्रोमियम के कारण इसमें जंग नहीं लगता, ठीक है। स्टेनलेस स्टील संक्षारण प्रतिरोध के लिए जाना जाता है जिसमें कार्बन और निम्न मिश्र धातु उपकरण स्टील्स में खराबी आती है। किसमें? स्टील में खराबी आती है, बिल्कुल याद रखना। कार्बन क्या करता है बच्चे? भार, मजबूती प्रदान करता है कार्बन, ठीक है। संक्षारण प्रतिरोध स्टील की सतह पर बहुत पतली, लगभग 5 नैनोमीटर में बच्चे ऑक्साइड परत का एक परिणाम है। स्टेनलेस स्टील में क्रोमियम के कारण निष्क्रिय परत बनता है और उसमें से जंग नहीं लगता है, जंग नहीं लगता है। द यूनिट यूज्ड फॉर मेजरिंग द स्पीड इन ओशियनिक नेविगेशन, समुद्री नेविगेशन में गति मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या होगा? नॉट, नॉटिकल माइल, फैदम या हॉर्स पावर? सवाल नंबर 5। समुद्री नेविगेशन में गति मापने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इकाई क्या होगा? नॉट होगा, नॉटिकल माइल होगा, फैदम होगा, हॉर्स पावर होगा? सवाल नंबर 5 क्या होगा? जल्दी। गलत मत करना। देखो, नॉट गति की बात करता है बच्चे, फैदम गहराई मापता है। मुझे पता था नॉटिकल माइल में फंसोगे। फैदम क्या करता है? गहराई मापता है। फैदम डेप्थ यानी गहराई मापता है। नॉटिकल माइल बच्चे आप याद रखना, ये डिस्टेंस मापता है, दूरी। चाहे समुद्री नेविगेशन हो या ऊपर में जब हम एयर मार्ग से चलेंगे, वायु मार्ग से, तो नॉटिकल माइल ही डिस्टेंस मेजरमेंट करता है। और नॉट क्या करता है? ये गति को मापता है, स्पीड को मापता है। हॉर्स पावर की बात करें, एक हॉर्स पावर बराबर 746 वाट, 746 वाट, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम नहीं बनाती है? विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स नॉट फॉर्म एन अमलगम विथ अदर मेटल्स? याद करिए, जब हम लोग मेटल्स पढ़े थे 20 तारीख को, तो मैंने पढ़ाया था कौन सी धातु अन्य धातुओं के साथ एक अमलगम नहीं बनाती है? सोना, चांदी, पारा, लोहा? सवाल नंबर 6 क्या होगा? तो लोहा अमलगम नहीं बनाती है क्या? भैया पारा नहीं बनाती, लोहा नहीं बनाती, क्या होगा? भैया पारा तो बनाती है लेकिन लोहा के साथ नहीं बनाता है, बिल्कुल याद रखना। पारा तो नेसेसरी है, लोहा नहीं बनाता है, ठीक है। यानी लोहा, प्लेटिनम, टंगस्टन या टैंटलम के साथ पारा अमलगम नहीं बनाता है, पारा अमलगम नहीं। अब देखो, हो सकता है आपके आने वाले समय में लोहा ना दे ऑप्शन में, प्लेटिनम दे या टंगस्टन दे या टैंटलम दे, तो याद रखना, ठीक है। सवाल नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय बैक्टीरिया? कौन सी बीमारी बैक्टीरिया की वजह से नहीं होती है? सॉरी, डिप्थीरिया, निमोनिया, ट्यूबरकुलोसिस या रिंगवर्म? सवाल नंबर 7 बैक्टीरिया की बात कर रहा है, बैक्टीरिया की वजह से नहीं होगा। देखो, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया भी होगा, डिप्थीरिया भी होगा, रिंगवर्म, दांत खाज खुजली, ये प्रोटोजोआ के कारण होगा, प्रोटोजोआ के कारण होगा, बिल्कुल याद रखना। किसके कारण होगा? ये प्रोटोजोआ के कारण होगा, रिंगवर्म, ठीक है। वाशिंग सोडा इज द कॉमन नेम फॉर, धोवन सोडा का सामान्य नाम क्या हो गया? धोवन सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट,
सोडियम बाइकार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट? क्या होगा? सवाल नंबर 8, आराम से सोच समझ कर जवाब देना, बिल्कुल सोच समझ कर जवाब देना कि धोवन सोडा किसका सामान्य नाम है? सोडियम कार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। अच्छा बच्चे ये देखो, मैं सोडियम कर दो, सॉरी माफी जाएंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। तो धोवन सोडा किसका नाम है बच्चे? सोडियम कार्बोनेट का। और सोडियम बाइकार्बोनेट ये खाने वाला सोडा, ये धोवन सोडा, ये खाने वाला सोडा, ये खाने वाला सोडा, याद रखना, ठीक है। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 वॉशिंग सोडा या सोडा ऐश के रूप में जानते हैं। Na2CO3 कार्बोनिक एसिड का एक सोडियम लवण है, सोडियम लवण है, बिल्कुल याद रखना। बेकिंग सोडा का वैज्ञानिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है, NaCO3 होता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है जिसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3, फॉर्मूला वाला रासायनिक यौगिक है। यानी बेकिंग सोडा जो खाने वाला सोडा का वैज्ञानिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जिसका केमिकल फॉर्मूला NaHCO3 है, NaHCO3 है। NaCO3 अरे Na2CO3 बहुत गड़बड़ होता है, दोनों ऑप्शन देता है, गड़बड़ कर बैठते हैं। तो जहां याद रखना है NaHCO3 ये खाने वाला सोडा है। आमतौर पर क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में इस्तेमाल किए जाने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल है वो रासायनिक रूप से किस रूप में होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड, या जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड, या सोडियम सिलिकेट? सवाल नंबर 9 क्या होगा? जल्दी। आमतौर पर क्वार्ट्ज घड़ियां आदि में इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल किस रूप में होते हैं? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, जर्मेनियम ऑक्साइड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का मिश्रण या सोडियम सिलिकेट? सवाल नंबर 9 सिलिकॉन डाइऑक्साइड। क्या होगा बच्चे? सिलिकॉन डाइऑक्साइड, बिल्कुल याद रखना, सिलिकॉन डाइऑक्साइड बिल्कुल याद रखना। तो आमतौर पर क्वार्ट्ज घड़ियों आदि में इस्तेमाल की जाने वाले जो क्वार्ट्ज क्रिस्टल वो रासायनिक रूप से सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं, सिलिकॉन डाइऑक्साइड होते हैं। तो क्वार्ट्ज घड़ियों में आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले क्वार्ट्ज क्रिस्टल सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। सवाल नंबर 10, इन प्लांट्स फास्फोरस इज मेनली यूज्ड फॉर, पौधों में मुख्य रूप से फास्फोरस का उपयोग किया जाता है किस रूप में करते हैं? पत्ती के वृद्धि में, फूल में, जड़ की वृद्धि में, पत्ती और जड़ वृद्धि में? सवाल नंबर 10, इन प्लांट्स फास्फोरस इज मेनली यूज्ड फॉर, फास्फोरस का काम क्या है? तो आपको याद होगा फास्फोरस का मुख्य काम है पत्ती की वृद्धि करना, पत्तियों की वृद्धि। देखो दो चीजें हैं, एक रेड और एक व्हाइट, कई बार बताए हैं। व्हाइट फास्फोरस हमेशा मोर रिएक्टिव होगा रेड फास्फोरस की तुलना में, ये मैच बॉक्स में, और व्हाइट फास्फोरस हमारे बोन्स में, हमारे हड्डी में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चे, याद रहेगा। तो फास्फोरस को विशेष रूप से सूर्य की ऊर्जा को उपयोगी पौधों के यौगिकों में पकड़ने और परिवर्तित करने में अपनी भूमिका के लिए जाना जाता है। तो फास्फोरस बहुत इंपॉर्टेंट है पत्ती की वृद्धि में, ग्रोथ में। ठीक है, इसे वे इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण, भंडारण और ऊर्जा के हस्तांतरण, विभिन्न अन्य कार्यों के बीच, श्वसन के बीच उपयोग करते हैं। फास्फोरस की पर्याप्त आपूर्ति के बिना पौधे अपेक्षित रूप से अपने उत्पादन चक्र को पूरा करने में असमर्थ होते हैं, बिल्कुल याद रखना। विच ऑफ द गैस इज नॉट नोन एज ग्रीन हाउस गैस, किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है? मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन? क्या होगा? किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में हम नहीं जानते हैं? जल्दी। जब भी नोट आता है ना, ये नोट नहीं जानते हैं, बहुत परेशान करता है। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, अरे जलवा दिखाओ ना मीना को बोलो जलवा दिखाए। आजकल मोनिका भी बोलती है मोनी का जलवा, तो वो लिख दो। मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, ओजोन। तो सबसे ज्यादा वाटर वेपर पाए जाते हैं ये, है ना। ये हमारे लिए फायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। तो हार्मफुल भी, नुकसानदेह हार्मफुल कैसे? टेम्परेचर बढ़ेगा। फायदेमंद कैसे? कि पृथ्वी के टेम्परेचर 14 से 15 डिग्री मेंटेन करने में मदद करता है ये ग्रीन हाउस गैस। ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस प्रभाव में योगदान देने वाली गैसों में CO2, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, वाटर वेपर, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन
हाइड्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। ब्रोमीन क्या है? ब्लैक सॉलिड, रेड लिक्विड, कलरलेस गैस या नन ऑफ द अबव? उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या होगा? ब्रोमीन एक प्रकार का क्या है? ब्रोमीन क्या है? क्या है बच्चे? ब्रोमीन इज अ रेड लिक्विड। ब्रोमीन एक प्रकार का लाल तरल है, लाल द्रव है, लाल द्रव है, बिल्कुल याद रखना। ब्रोमीन एक प्रकार का लाल द्रव है, रेड लिक्विड है। ठीक है। ब्रोमीन जिसका सिंबल Br है, परमाणु संख्या 35 के साथ एक रासायनिक तत्व है। यह तीसरा सबसे हल्का हैलोजन है। कमरे के तापमान पर एक धूसर लाल भूरा तरल है, समान रूप से रंगीन गैस बनाने के लिए वाष्पीकरण करता है। यानी ये हैलोजन ग्रुप में, हैलोजन यानी याद है ना, जैसे आयोडीन, ये भी एक हैलोजन ग्रुप है, ये भी हाइड्रोजन में शामिल है, जिससे कमी से घेंगा ग्वाइटर होता है। देखो नहीं आप, स्वेलिंग हो जाता है, बिल्कुल फूल जाता है ये, है ना। ब्लैक कॉफी, ओहो, द पीएच वैल्यू ऑफ ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी का पीएच मान क्या है? जल्दी, मुंह में पानी आ गया कॉफी को देख के, शाम का समय है। ब्लैक कॉफी का पीएच मान क्या होगा? 5। ब्लैक कॉफी का पीएच मान 5। 7 ब्लड का है, रक्त का 7.4। कितना होगा बच्चे? ब्लड का 7.4 होगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है, अभी देखो ये आपके लिए लिस्ट प्रोवाइड करा दूं ताकि याद होगा। नींबू का रस 2.5, वाइन शराब 2.8, सिरका का 3.0, यूरिन का 7.8, 4.8, कॉफी का 5.0। कंप्यूटर के साथ शुरू होने वाली मेमोरी पीएच वैल्यू सोरेनसन साहब ने खोज किया था। कंप्यूटर के साथ शुरू होने वाली मेमोरी कौन सा है? सेकेंडरी मेमोरी, रैम, रोम, सीपीयू। सवाल नंबर 14 क्या होगा? जल्दी। तो कंप्यूटर के साथ शुरू होने वाली मेमोरी क्या होगा? कंप्यूटर के साथ शुरू होने वाली मेमोरी रोम है, रीड ओनली मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये नन वोलाटाइल और ये वोलाटाइल है। कई बार पूछता है कौन वोलाटाइल है कौन नन वोलाटाइल है, तो ये क्या होगा? नन वोलाटाइल और ये वोलाटाइल है। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसका फुल फॉर्म हो गया। कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहेंगे? जरा बताइए कमेंट बॉक्स में। कंप्यूटर का मस्तिष्क से कहते हैं ब्रेन। सीपीयू है क्या? अगर सीपीयू तो थंब दिखाने को, इस बार सीएचएसएल ने पूछा था। तो रीड ओनली मेमोरी या रोम कंप्यूटर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में डेटा स्टोरेज का एक रूप है जिसे आसानी से बदला या रिप्रोग्राम नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये बिल्कुल कंप्यूटर के साथ ही अटैच होगा, इसीलिए हम इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है। रैम जबकि स्थिर स्मृति के रूप में संदर्भित किया जाता है, बिजली बंद होने पर नष्ट हो जाएगा, जबकि रोम अस्थिर है। रोम क्या है? नन वोलाटाइल है और बिजली बंद होने के बाद भी सामग्री बरकरार रहती है, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। एंग्लेसाइट किसका अयस्क है? एंग्लेसाइट इज द ओर ऑफ। एंग्लेसाइट किसका अयस्क है? पारा, सीसा, कैल्शियम, फास्फोरस। सवाल नंबर 15। एंग्लेसाइट किसका अयस्क है? एंग्लेसाइट इज द ओर ऑफ। एंग्लेसाइट किसका अयस्क है? तो ये अयस्क है सीसा का। किसका बच्चे? सीसा का। आपको लगता होगा सर सीसा का एंग्लेसाइट है, कुछ और है। भाई जो आप जानते हो वो भी है गैलेना, यानी अब तो आप जानते थे गैलेना, इन गैलेना के अलावा एंग्लेसाइट भी है। केमिकल फॉर्मूला ये रहा। पारा का सिनेबार आप जानते हो, कैलोमेल भी है। तो लीड का दुखा अपने गैलेना जानते हो, एंग्लेसाइट बताया। पारा का मरकरी का सिनेबार जानते हो, कैलोमेल बताया। और कैल्शियम की बात करें तो डोलोमाइट और चूना पत्थर। कैल्शियम का डोलोमाइट और चूना पत्थर है, डोलोमाइट और चूना पत्थर है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए नेक्स्ट। अ टिप ऑफ अ सेफ्टी मैच स्टिक इज मेड अप ऑफ। एक सुरक्षित माचिस की नोक किससे बना होता है? माचिस नहीं, माचिस की नोक। एंटीमोनी, सल्फाइड, गोंद और पाउडर ग्लास और पोटेशियम क्लोरेट उपयुक्त सभी। तो माचिस की नोक मतलब बच्चे वही तिल्ली की जो नोक हो गई उसकी बात कर रहा है ये, मैच बॉक्स नहीं। मैच बॉक्स तो आपको पता है किसका बना होता है, किसका बना होता है? ये रेड फास्फोरस का, रेड फास्फोरस। ये तो मैच बॉक्स हो गया, लेकिन ये माचिस की नोक की बात करता है तो होगा ऑल ऑफ द अबव, यानी उपयुक्त सभी। माचिस की नोक में फास्फोरस, रेड फास्फोरस ना के बराबर, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। तो सुरक्षित माचिस की नोक एक अकेले भाग के बने होते हैं। इसमें एंटीमोनी, ट्राइसल्फाइड, पोटेशियम क्लोरेट, सल्फर, पाउडर ग्लास, इनट फिलर्स और पशुगोंद शामिल है। इनमें जल में घुलनशील डाई भी शामिल हो सकते हैं, बिल्कुल याद रखना। कौन सा रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होता है? विच ऑफ दीज
juices is secreted by the pancreas? Trypsin, pepsin, bile juice, both first and second. Which of these juices is secreted by the pancreas? इनमें से कौन सा रस अग्नाशय द्वारा स्रावित होगा? बाइल जूस, क्योंकि ये निकलता है पेनक्रियाज के द्वारा। एक मिनट बच्चे, एक मिनट, सॉरी माफी चाहेंगे। अग्नाशय है ना, मुझे लगा लीवर है यार। देखो ये लीवर से निकलेगा और जमा होगा कहां? गॉल ब्लैडर में। माफी चाहेंगे बच्चे, गॉल ब्लैडर में। पेनक्रियाज से ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों, ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट। ठीक है, माफी चाहेंगे। अग्नाशय से, पेनक्रियाज से क्या निकलेंगे? ट्रिप्सिन और पेप्सिन दोनों निकलेंगे। बाइल जूस किससे निकलेगा? लीवर से स्रावित होगा। किससे स्रावित होगा? लीवर से स्रावित होगा, बिल्कुल याद रखना। ठीक है। प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग किया जाता है? विच एलिमेंट इज यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस? प्रोटीन संश्लेषण में किस तत्व का उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। तो अगर मैं सवाल नंबर 18 की बात करूं तो प्रोटीन संश्लेषण में नाइट्रोजन यूज करते हैं। किसमें पूछते हैं बच्चे? नाइट्रोजन यूज किया जाता है प्रोटीन संश्लेषण में। ठीक है। प्रोटीन के संश्लेषण में मुख्य रूप से जिन जो तत्वों का उपयोग करते हैं वो नाइट्रोजन और मैग्नीशियम है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी शामिल होते हैं। सवाल नंबर 19, राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर स्थित है? नेशनल एड्स रिसर्च इंस्टीट्यूट इज लोकेटेड एट विच प्लेस? चेन्नई, न्यू दिल्ली, मुंबई, पुणे। तो राष्ट्रीय एड्स अनुसंधान संस्थान की बात करें पुणे में एड्स डे, एड्स दिवस मनाते हैं 1 दिसंबर को। 1 दिसंबर को। एक गैस का नाम बताइए जिसका उपयोग शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। ऑक्सीजन, मीथेन, ब्यूटेन, कोई नहीं। शराब और अमोनिया दोनों के निर्माण में कोई नहीं, यानी क्या होगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का निर्माण, हाइड्रोजन का यूज करते हैं शराब के निर्माण में, अमोनिया के निर्माण में, और वनस्पति घी के निर्माण में भी हम हाइड्रोजन का यूज करते हैं। तो हाइड्रोजन एक रंगहीन, गंधहीन, बेस्वाद और ज्वलनशील वैसे पदार्थ है जो सबसे सरल रासायनिक तत्व है। इसका उपयोग घी, शराब और अमोनिया के निर्माण में किया जाता है। ठीक है बच्चे, तो ये था आज का सेशन। टॉप 20 एमसीक्यू देखा हमने। उम्मीद करते हैं सवाल मजा आया होगा, समझ में आया होगा। अब देखो परसों यानी 24 अक्टूबर से बैच शुरू हो रहा है ज्योग्राफी का। तो कहीं ऐसा ना हो कि सर नवंबर आते आते हमें नहीं समझ में आया, मैं क्या करूं। तो अभी भी आप ज्वाइन कर सकते हो बच्चे, जहां हिस्ट्री और पॉलिटी खत्म हो गया, ज्योग्राफी शुरुआत हो रही है। इसके बाद नवंबर में एक साथ साइंस और स्टैटिक जीके शुरू करेंगे। रेफरल रूट क्या लगाएंगे? बाबा 10 लगाएंगे, बिल्कुल याद रखना। और इसके अलावा अगर आप एसएससी चाहते हो तो जनरल साइंस का बैच ज्वाइन कर सकते हो। 7 अक्टूबर से वो बैच चल रहा है केवल एसएससी के लिए। टाइमिंग 3 बजे है। कैसे ज्वाइन करें? सबसे सिंपल तरीका, अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना, फिर उसे ओपन करना, मोबाइल नंबर डालना, तीसरा स्टेप 6 डिजिट ओटीपी से वेरीफाई करना। चौथा स्टेप पे अपने गोल सिलेक्ट करना है, एनटीपीसी जो है आपका रेलवे एग्जाम। क्या सिलेक्ट करोगे? रेलवे एग्जाम। जैसे यहां पे सर्च करोगे, देखो यहाँ एसएससी एग्जाम लिखा हुआ है, यहां आ जाएगा रेलवे एग्जाम लिखा हुआ। इसके अलावा अगर आपका एसएससी एम है तो एसएससी सर्च करना, ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट स्टेप में गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद कितने मंथ का? तो मैं कम से कम कहता हूँ 12 महीने के लिए, क्योंकि आपको CBT 1 CBT दोनों टारगेट करोगे तभी एनटीपीसी पास कर पाओगे। अभी अगर आप एनटीटी मान लेते हो सर केवल CBT देखेंगे 1 तो बहुत गड़बड़ है। रेफरल कोड बाबा 10 लगाएंगे, 10% का रिबेट मिलेगा। ठीक है बच्चे, कैसे ज्वाइन करना है बता दिया। कैसे पेमेंट करेंगे? अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो EMI में कन्वर्ट हो जाएगा, डेबिट कार्ड है तो भैया एक 1 टाइम पेमेंट, रेफरल कोड बाबा 10, 10% का रिबेट। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। ठीक है बच्चे, तो मिलते हैं नए समय में नई से, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।